बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पहलगाम के वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत जो है उससे हम आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर पाक फ़िज़ाइया और पाक आर्मी का राज। इंडियन मिसाइल उड़ने से पहले ही तबाह। पाकिस्तान ने अमन की ख्वाहिश जो है वो दफन कर दी है और भारत ने एक मरतबा फिर अपनी बेवकूफ़ी से या गैर दानिशमंदाना इकदाम से मसला कश्मीर को जिंदा कर दिया है। मोदी सरकार परेशान है जनाब और नींदें उनकी गई हैं और पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है जनाब, एक के मुकाबले में तीन। ये इसकी तफसीलात जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, आप सबके लोगों के इल्म में है कि वहाँ क्या हुआ है और उसमें मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान थे वो भी मौजूद थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे वज़रा ने और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान कर दी हैं, बता दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। एक तो ये है कि जनाब जो उन्होंने कहा है कि जनाब सिंध ताश माहदा हमने मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से वैसे जो उनके सेक्रेटरी अबी वसाइल ने पाकिस्तान में अपने हम मनसब को खत लिख दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने सिंध ताश माहदा जो है ये मुअत्तल कर दिया है। ये जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये तय किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब अगर सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनका रुख मोड़ने की कोशिश करेगा या पानी रोकने की कोशिश करेगा तो फिर ये समझा जाएगा कि जनाब ये एक जंगी इक़दाम है, यानी भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, ये समझा जाएगा। अब हमला अगर कर देता है तो फिर पाकिस्तान के पास जो है वो दिफा का हक भी है, जवाबी हमले का हक भी है। और इजलास में, कमेटी के इजलास में ये भी कहा गया कि जनाब ये जो पानी वाला मामला है ना, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। अगर पाकिस्तानियों की जिंदगियों पर हमला करेंगे पानी रोक के आबी जारियत के जरिए तो इसको यही समझा जाएगा कि ना पाकिस्तान पे हमला हो गया। ये खाली खोली कोई धमकी नहीं है, यह बात नहीं है। जो भारतीय नाज़िमुल अमूर है पाकिस्तान में तैनात उससे वजारत खारजा में तलब करके ये जो कौमी सलामती कमेटी के फैसले हैं इससे आगाह किया गया है और उनको ये बता दिया गया, वाज़े कर दिया गया है कि भाई साहब अगर आपने ऐसी हरकत की तो हम समझेंगे कि जनाब आपने जंग का आगाज कर दिया है और उसका फिर जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ भारतीय नाज़िमुल अमूर को इससे आगाह किया गया है बल्कि जो हमारी सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान में दीगर ममालिक के जो सफ़ीर हैं और जो सफारती मिशन हैं, जो सफारतकार हैं, उनको बुला के इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है, तमाम सूरत हाल उनके सामने रखी है और ये जो कौमी सलामती कमेटी के फैसले हैं इनसे भी आगाह किया है, यानी पूरी दुनिया को हम एतमाद में ले रहे हैं इस हवाले से। एक तो ये होगा जनाब, बाकी वही जो उन्होंने किया हमारे साथ वही हमने कर दिया जनाब। उनके जो दिफाई अताशी थे, फ़ज़ाइया के अताशी थे और नेवी के अताशी थे, उनको जनाब हमने भी वही किया जनाब कि जनाब पसंदीदा शख्सियात करार दे के कहा जनाब निकलो इथों निमे निमे होके। और फिर उन्होंने अटारी बॉर्डर बंद किया था, हमने वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया और वाघा बॉर्डर के जरिए ट्रेड होती थी अफगानिस्तान की और भारत की आपस में, वो ट्रेड भी बंद कर दी गई है। ये कह दिया गया है कि भाईजान उनको ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते कोई ट्रेड श्रेड नहीं होनी। और साढ़े वज़ीर दिफा ने कह देता है सीधा सीधा कि जेडे अफगान ने अफगानिस्तान आ वो कोई साडा सगा नहीं है, उन्हें कभी भी साडे चंगा नहीं किया। ठीक है, अगर अफगानिस्तान भी तो मुतासर होंदा ते होवे। और दूसरा उन्होंने ये जो पाकिस्तान में सिख यात्री आए हुए हैं ना, बाकी सारे वीज़े वूजे जैसे उन्होंने कैंसिल किए या मुअत्तल किए वैसे ही हमने कैंसिल कुंसिल कर दिए और मुअत्तल कर दिए, लेकिन जो सिख यात्री पाकिस्तान में आए हुए हैं उनके वीज़े जो हैं वो मुअत्तल नहीं किए गए, वो उनको टाइम दिया गया वापस जाने के लिए। और फिर इन्होंने 48 घंटे के अंदर दीगर जो हैं वो जो सार्क इस्तिस्ना वीज़े ये वो सारे उसी तरह वही सलूक किया है जो उन्होंने हमारे साथ किया। और उसके अलावा जो हमने जो हमारी फ़ज़ा है वो जनाब फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो बंद कर दी हैं जनाब भारत के लिए। किन चीज़ों के लिए? भारत की किन एयरलाइंस के लिए? वो एयरलाइंस जो भारतीयों की मिल्कियत हैं या फिर भारत में रजिस्टर्ड हैं। उससे होगा क्या, जो दीगर ममालिक के एयरलाइंस हैं
जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई दूत को इस्तेमाल करके भारत जाती हैं, वो तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो भारतीय एयरलाइंस हैं, वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई दूत को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि जो जंगी सामान लाने की तरसील के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जो माल बर्दारी के लिए जहाज़, जो इंडिया जाएंगे, वो अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, किसी मुल्क का भी हो, उन पे भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई दूत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे होगा क्या? कहा जाता है कि 100 के करीब जो फ्लाइट्स हैं, वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई दूत इस्तेमाल करती हैं, जो भारत आती जाती हैं। तो जब उनको बंद कर दिया जाएगा, तो वो अज़ाफ़ी जो है 2 घंटे, ज़ाहिर है उन्हें घूम के आना पड़ेगा, तो अज़ाफ़ी 2 घंटे, एक तो वक्त उनका ज़्यादा लगेगा, फिर फ्यूल ज़्यादा लगेगा, फिर ये होगा कि जनाब ये किराया बढ़ाना पड़ेगा उन्हें, और जब उनका किराया बढ़ेगा, कुछ दीगर आलमी एयरलाइंस हैं जो भारत आती जाती हैं, तो उनका किराया तो वही रहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई दूत इस्तेमाल कर रही होंगी। तो फिर इनकी जो एयरलाइंस हैं भारत की, उनको माली तौर पे नुकसान होगा। ज़ाहिर है जो मुसाफिर हैं, उनका जो रुझान है वो सस्ती एयरलाइंस की तरफ हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो फैसला वहाँ किया गया है, और इससे भारत को आगाह भी कर दिया गया है, आलमी ताकतों को भी आगाह कर दिया गया है, वो जो मैंने कहा ना ब्रीफिंग दी गई है सेक्रेटरी खारजा की तरफ से, तो वो ये है कि जनाब पाकिस्तान भारत के साथ जो माहदे हैं, उनमें सरहदी माहदे भी शामिल हैं, ख़ास तौर पे शिमला माहदा जो है, उनको मुअत्तल किया जा सकता है अगर बाज नहीं आता। उन्होंने कहा है ना कि जनाब हमने वो जो सिंध तास माहदा मुअत्तल कर दिया है, वो सिंध तास माहदा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुअत्तल किया ही नहीं जा सकता। उसके अंदर ये शर्त मौजूद है कि दोनों ममालिक की रजामंदी के बगैर इसमें ना तब्दीली हो सकती है, ना ही इसको मनसूख किया जा सकता है। यही बात जो है ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताई गई, और यही जो बात है ये जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर पाकिस्तान में हैं या सफारती मिशन हैं, उनको इस बाबत जो है ये आगाह किया गया। और दूसरा ये कि भारत जो है वो सरदस्त किसी आबी जारियत की पोजीशन में नहीं है। कल भी मैंने अर्ज किया था कि किशन गंगा या बगलिहार डैम में तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि जनाब वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। अगर पानी छोड़ के या भी जारियत सैलाब पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब उनका अपना पंजाब डूब जाएगा साथ हमारे। तो ये इस पोजीशन में, हाँ उन्होंने वहाँ बात भी की गई है, मोदी से पूछा है लोगों ने, जो अपोजिशन की जमातें, उन्होंने कहा जनाब ये आप कैसे रोकेंगे? जनाब इसके लिए हम वसाइल पैदा करेंगे, नई नहरें ज़ाहरा बनाएंगे, कोई डैम शैम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे पानी रोकने के लिए, तो उसमें तो टाइम लगेगा। अगर ऐसा करते हैं, ये पहले जो डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, तरबेला, मंगला, और वहाँ जो डैम बने 10-10 साल लग गए थे उनको बनते हुए, नहरें निकालते हुए। नहरें निकालनी आसान है कि कोई? मशरक तो मगरब वाल नूं नहरां किदां कड्डोगे? ये भी एक मसला है ना। उतराई तो चढ़ाई वाल नहरां कड्डना भी एक प्रॉब्लम हैगा। भारत ये ऐलान करके ना गया है फास, और अगर ऐसा करता है जो मैंने अर्ज किया, ये खाली खुली ना नारे नहीं है कि जनाब इसको हम जंग समझेंगे, जनाब पाकिस्तान पे हमला हो गया है या जंगी इकदाम है, और उसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा। ये दुनिया को आगाह किया जा रहा है भारत की इस जारियत से या इस जंगी इकदाम से। ठीक है, भारत के साथ जो अमेरिका ने कहा जनाब हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए जिन्होंने जनाब पहलगाम पे ये वारदात की है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना वो अमेरिका, उन्हें अपने हथियार भेजने हैं। और ट्रंप जैसा खुदगर्ज आलमी लीडर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। उन्हें ना दुनिया में अमन के साथ कोई सरोकार है, ना हकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के साथ कोई सरोकार है। उन्हें अगर कोई सरोकार है तो यह है कि जनाब हमने अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। इस हवाले से वो बहुत सारी चबड़े मोंगे चुंगे मार रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने जो टैरिफ लगाया था, इजाफी टैरिफ, तो उस पर जनाब अब यू टर्न भी लेते फिर रहे हैं। यूरोप के साथ जो मामला थे उनमें भी बहुत सारे मामला में, यूके के साथ जो मामला थे उनमें भी वो यू टर्न लेने के चक्रों में हैं, इशारे दे रहे हैं यू टर्न के। तो वो ट्रंप साहब की अपनी एक, कहने आप खसलत कह लें, उनकी अपनी खसलत है, तो उस खसलत से भी खबरदार रहना चाहिए पाकिस्तान को। बहरहाल पाकिस्तान ने जनाब ये फैसला कर लिया हुआ कि जनाब ये जो आपको याद होगा ना, माजी में हम कहा करते थे जब भी इंडिया कोई जारियत करता था, कोई ऐसी हरकत करता था, तो क्या करते थे हम करते थे जनाब, हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमजोरी ना समझा जाए,
ये एक रिवायती बयान था जो हमारे सियासतदान भी दिया करते थे, हमारे वज़ीर आज़म भी दिया करते थे, और ISPR की तरफ से भी यही कहा जाता था। अब जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है ना, वहां मैं जो आपको अंदर की खबर बता देता हूं कि ये जो कहते हैं ना अमन की ख्वाहिश जो जनाब हमारी कमजोरी न समझा जाए, तो वहां ये कहा गया जनाब ये बयान जो है ना ये भी एक कमजोरी का इजहार है, हमने कोई कमजोरी दिखानी ही नहीं है। और दूसरी बात जो सुनने में आई है वो ये है कि जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान अपने दिफाई मामलात में खुद कफील है, हमें किसी की अमली मदद की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। और अगर भारत कोई छेड़खानी करता है तो क्या फैसला हुआ वहां पे? ये नहीं कि जनाब अगर उन्होंने मिसाइल मारा है तो जनाब हमने रोक लिया, जनाब वाह वाह होगी, बल्ले बल्ले होगी, जनाब वाह वाह वाह, जनाब मिसाइल जो है जनाब पाकिस्तान की हदूद में आने नहीं दिया, उधर ही गिरा लिया या एक हमला नाकाम बना दिया। इस तरह की वाह वाह नहीं होनी। अब वहां ये तय किया गया है जनाब अगर वो एक हरकत करेगा ना ऐसी, तो उसके मुकाबले में 3, यानी अगर उन्होंने 7 जगहों को टारगेट किया है, फोकस किया है, ज़ाहिर खबरें खबरें आती हैं ना खुफिया एजेंसियों से, तो फिर पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है वो 21 जगहों को टारगेट किया है। और ये सोच किसकी है? मियां नवाज शरीफ की ये सोच है। आपको याद होगा कि जब भारत ने एटमी धमाके किए थे 1998 में, तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जनाब हमने एक धमाका अजाफी करना है। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और यही सोच जो है इसका इजहार किया गया वहां पे। और शहबाज शरीफ ने यह बात की है कि जनाब अगर वो हमारे ऊपर कोई मुहिमजोई करते हैं तो फिर हम जवाब जो है उससे बड़ा होना चाहिए। तो वहां जगह बिल्कुल हम ना सिर्फ बड़ा जवाब देंगे बल्कि बड़ा जवाब देने की पोजीशन में भी हैं। यानी वे जो था ना पाकिस्तान जनाब अमन की ख्वाहिश उसको जनाब कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा भाई जी असं अमन की ख्वाहिश करते ही नहीं अगे हूं, चलो जाओ ठीक है तुम करो, असं तुहानू करके दिखाने हैं। मैं इस वास्ते गल नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान के नाल मैनू बड़ी मुहब्बत आ, बिल्कुल पाकिस्तान के नाल मुहब्बत है, मैं पाकिस्तानी भी हाँ, लेकिन जी सूरत हाल है, हकीकत जी है, हकीकत हाल जी है वो मैं थोड़े अगे रख रहा। और दूसरा ये जो इन्होंने कश्मीर का इशू जो है ये अगस्त 2019 में दफन ही कर दिया था, उसकी खसूसी हैसियत खत्म करके। तो फिर वहां जनाब वो जो इन्होंने आबादकारी की कोशिश भी की, वहां दीगर जो रियासतें हैं हिंदुस्तान की वहां से लोगों को बसाने के लिए जाके बसाने की कोशिश भी की। तो हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने कहा हम एहतजाज किया करेंगे हर जुमे के दिन, पता नहीं 1 घंटा धूप में खड़े होकर या क्या किया करेंगे। बाद में वो एहतजाज भी नहीं हुआ, एक मरतबा हुआ नहीं। ये हुकूमत की कमजोरी होंगी है ना। अगर हुकूमत कमजोर है खुद ही एक लिसी जी पॉलिसी बनाती है, कमजोर जी पॉलिसी बनाती है, तो दुश्मन जरा वो तो शेर हो जाता ना। ये कहते नहीं, जो शिमला माहदा था, जो ज़ाहिर 1971 की जंग के बाद जो हमारी सूरत हाल थी, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था शिमला माहदा, तो उसमें वो सारी चीज़ें थी, वो मैं आगे बताता हूँ, जिक्र करता हूँ उसका। तो उसमें जनाब एक तो ये था ना कि जनाब ये जो मामला है ना, जो हमारे वहमी तनाज़ात हैं पाकिस्तान और भारत के, वो हम आपस में मिल बैठ के तय करेंगे, आलमी फोरम पे नहीं उठाएंगे। हालांकि कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं, जनाब वहाँ इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, वहाँ रेफरेंडम करवाया जाए। लेकिन भारत जो है वो पैरों से पानी नहीं पैन देता सी पैरों से, तो फिर उसमें ये कर लिया जनाब हम आपस में मिल बैठ के तय किया करेंगे तनाज़ात जो हैं। और दूसरा उसमें ये था कि जो थी ना सीज फायर लाइन, जंगबंदी लाइन, तो उसको जनाब LOC डिक्लेयर कर दिया था। अब जो सरहदें हैं मुख्तलिफ ममालिक की मिलती हैं, यानी LOC का मतलब यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जिहड़ा कश्मीर थोड़े कोल आ वो ते जिहड़ा साडे कोल आ ओहदी एक हद बनाती। और जो सीज फायर लाइन होती है, जंगबंदी लाइन, उसमें यह भी होता है कि अगर जंगबंदी खत्म हो जाती है तो फिर बंदा आगे पीछे हो जाता है, कुछ आगे वो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। जिद्दां चीन नहीं करता लद्दाख दे विच, हर 4-5 साल बाद वो जनाब सोटे लैके पहुंच जाते हैं और इन्होंने नसांदे नहीं उतों, और 5-6 किलोमीटर अगे जाके जनाब अपनी सरहद बना लेंगे।
उस तरह की सूरत इतने भी हो सकती है अगर असी ने ताकतवर होइए और कश्मीरी जेडे ने अगर वो चाहते ने। बहरहाल ये तो जनाब वो इस तरह के एक ना LOC होती है, एक जनाब सीज फायर जो है वो लाइन होती है, एक जनाब वर्किंग बाउंड्री होती है। वर्किंग बाउंड्री ये है कि जनाब एक तरफ तो तस्लीम शुदा इलाका है और दूसरी तरफ मुतनाज़ा इलाका है, जैसे सियालकोट वाला हमारा जो बॉर्डर है उसमें वो वर्किंग बाउंड्री, और एक आलमी सरहद होती है, जैसे लाहौर वाली सरहद कह लें, राजस्थान वाली सरहद कह लें, जो भी ये है तो वो सरहद। वो कहते हैं अब जो हमारे वजीर दिफा है ना, उन्होंने जो बात की है ख्वाजा आसफ ने, उन्होंने ये बात की है कि जनाब ये जो शिमला अकार्ड के हवाले से एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा जनाब, वो कहते हैं कि जनाब हम मुअत्तल कर देंगे, तो उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिए। ना मैं कहता हूँ सस्पेंशन की क्यों बात करें, हम उसको फारिग ही कर देते हैं, बत्ती बना दें उसकी। ख्वाजा आसफ हमारे वजीर दिफा हैं, उन्होंने ऐनी बात नहीं कर दी हवा में। उन्होंने जो कहा ना जनाब बत्ती बना देते हैं उसकी, शिमला माहदे की, खत्म कर देते हैं यानी इसको। इसके पीछे एक सोच है। और ये इन्होंने पहलगाम वाले वाक़े के बाद जो इन्होंने किया भारत ने, मैंने कहा ना गैर दानिशमंदाना इकदाम किए और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की और जनाब पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश की। जनाब ये पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान से आए हुए हैं। कल भी मैंने अर्ज किया था कि जिन लोगों के नाम ले रहे हैं कि वो जनाब थे वहां, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तस्वीर भी मैंने दिखाई थी उस बंदे की। और दूसरा ये जो वहां बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब नेवी का एक अफसर और उसकी जो अहलिया है वो भी जनाब मारे गए हैं, वो उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया है कि जनाब हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो जनाब जिंदा सलामत बैठे हुए, तो वहां गए ही नहीं, आप लोगों ने जनाब हमें भी मार दिया हुआ है। और फिर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इनकी जो रिपोर्ट है ना, उनके मुताबिक जनाब वहां कोई इसराइल के लोग जो हैं वो भी वहां मौजूद हैं, हथियारों के साथ मौजूद हैं और भारत की इजाजत के साथ वहां पे मौजूद हैं। भारत और इसराइल के गठजोड़ से तो किसी भी किस्म की शरारत की तवक्को की जा सकती है। अब ये जो शिमला माहदा को हम कह रहे हैं ना, मुअत्तल कर देंगे या खत्म कर देंगे, और जो इंडिया ने किया है, उसके बाद तो मसला कश्मीर जो है एक मरतबा फिर जिंदा हो गया। हमारी जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, उन्होंने मसला कश्मीर आगाज से लेकर अब तक की तमाम सूरत सामने रखी और हमारा केस इस हवाले से बड़ा मजबूत है। और दूसरा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो वज़ीरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने जो बात की है कि भारत जो है वो किसी मुहिम जोई का सोचे भी ना। उन्होंने ना, मैंने कहा ना, कोई हसास अदारों की इतलात हैं कि जब उन्होंने कुछ जगह जो है वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करेंगे, जैसे बालाकोट में किया था, लेकिन ये होने नहीं देना उन्होंने। वो आगे जाके मैं इसकी तफसीली बताता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर हमारा कोई एक शहरी मारा जाता है ना, तो फिर जो भारत के शहरी हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे। अब वहां ये बताया गया कमेटी के इजलास में कि जनाब ये जो BLA है, इसके भी हमारे पास शवाहद मौजूद हैं कि जनाब रा इनको फंडिंग करती है और रा इनकी ट्रेनिंग करती है, मनसूबे बना के देती है, और इसी तरह फितनातुल खारिज जो है उसके पीछे भी भारतीय एजेंसियां और भारत का हाथ है। अब अगर इनके जरिए वो मुहिम जी करता है भारत, BLA के जरिए या फिर ये जो फितनातुल खारिज है उनके जरिए, और पाकिस्तान में शहरी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं उसमें, तो फिर जो ख्वाजा आसफ साहब है उनके कहने का मतलब ये है कि भाई साहब फिर आपके शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। अगर यानी इसका मतलब ये है कि BLA और जो फितनातुल खारिज है ना, उन्होंने भी कंट्रोल करो। अगर उन्होंने जरिए भी कोई हरकत हुई ना, फिर उसका जवाब उसी किस्म का भारत में मिलना है, ये याद रखियो। और इब्तिदा में जैसा मैंने अर्ज किया था ना जनाब, जो पाकिस्तान और भारत की सरहदों पे हमारी पाक फजाइया और पाक आर्मी का राज है, वो राज कैसे है? हमारी अफवाज जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। तमाम जितने भी दफाई इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं, और भारत के अंदर जनाब 65 किलोमीटर तक, कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ कोई 54 किलोमीटर तक, 26 किलोमीटर तक वो वेरी करता है इलाके के हिसाब से। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके जो आलमी सरहद है हमारी और भारत की, तो वहाँ जनाब 65 किलोमीटर तक
जो नकलो हरकत है उनकी, उन पे नजर है। और आप ये कह सकते हैं कि जनाब हमारी फजाइया ने इस अंदाज से सील कर दिता है, आप ये दाखिल नहीं हो सकते सर, ये देखना तुसी, ये जी साड़ी बर्री फौज है ना, इन्हें तो सिर्फ जाके ना, हुण मैं तेनू स्ट्रैटेजी दस रहा, इन्होंने तो सिर्फ जाके वो जिहड़ा इलाका फजाइया ने फतह करना ना, उत्थे जाके इन्होंने सिर्फ कब्जा लेना, ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। और इंडियन जिहड़े ने उन्होंने पिछू पाए उन्हें, जिन्होंने पंजाबी च कहंदे ने। और दूसरी जो बात मैंने ये कहना, जो मिसाइल उड़ने से पहले आपको याद होगा कि 9 मार्च 2022 को एक मिसाइल गिरा था पाकिस्तान के इलाके में मियां चन्नू में। उस वक्त पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया था, उन्होंने एक आध बंदे के खिलाफ कार्रवाई भी की थी, जिसकी गफलत की वजह से जनाब वो आ गया है, वो सुपरसोनिक वो मिसाइल है इनका, ब्रह्मोस उसका नाम है। ये जो सीरीज है ना, ये ब्रह्मोस मिसाइल वाली, ये 2007 में उन्होंने आगाज किया था। बाकी पृथ्वी ये तो वो मिसाइल है, दूरमार मिसाइल है उनके, वो एटमी वारहाट भी ले जा सकते हैं। ये भी उनका जो मिसाइल है ना ब्रह्मोस, ये इन्होंने 2007 में जब इब्तिदा में ये 290 किलोमीटर इसकी रेंज थी, वहां तक ये मार कर सकता था। फिर बाद में 450 किलोमीटर रेंज वाला भी एक उन्होंने इसका वर्जन बना लिया, और फिर 800 किलोमीटर वाला भी, और 1000 किलोमीटर वाला भी। ये इन्होंने कुछ इलाके जो हैं पाकिस्तान के वो टारगेट किए। कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहां ये समझते हैं जनाब उनको हुर्रियत पसंदों को तरबियत दी जा रही है, जैसे बालाकोट पे हमला किया था इन्होंने, सारा कुछ बोल दे झूठ ही ने। और इसी तरह लाहौर में एक आधा इलाका है, ये आपको याद होगा कि जौहर टाउन में, जहां हाफिज सईद जमात दावा वाले जो है वो रहायश पजीर गली में एक गाड़ी में बारूदी गाड़ी के साथ धमाका किया गया था, बाद में बंदे पकड़े गए थे, वो भारत ने करवाया था और चीज खुल के सामने आ गई थी। इसी तरह वो बहावलपुर में कोई इलाका है, और फिर जो मुरीद के वो एक इलाका जमात दावा, वहाँ के दफातर फुतर होते थे, पता नहीं है या नहीं है। तो ये इन्होंने कोई कुछ इलाके जो ये टारगेट किए हैं, यानी कि उन्होंने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इन इलाकों का ये कहा जा रहा है, या ये खदशा बयान किया जा रहा है जनाब ये इनको टारगेट कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल करना है जनाब, कहा जा रहा है एयर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है वो इन इलाकों में आएंगे। तो मैंने कहा जनाब वो जो सरहद है ना, वहां राज है हमारी पाक फजाइया का, अंदर घुसन के नहीं देना इन्होंने। अभिनंदन वाला नहीं याद इन्होंने यार की होया सी उहदे नाल। बहरहाल मुकम्मल अलर्ट है हमारी फौज है। अब वो जो है ना मिसाइल, वो कहते हैं जनाब वो पृथ्वी ते नहीं, लेकिन ब्रह्मोस जो इन्हों का मिसाइल हैगा ਉਹਦੇ जरिए हो सकता ये सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। लेकिन मैं तुहानूं दस्सिया कि जनाब ये मार्च 2022 ਨੂੰ मियां चन्नू च एक मिसाइल दिखा सी। वो जो मिसाइल था वो इस पोजीशन में था गिरा हुआ कि जनाब उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, कैसे वो चलता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, उसका गाइडेड सिस्टम क्या है, उसको उसका तोड़ क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें फिर हमारे वो जो मुतलका लोग हैं वो उठा के ले गए थे। और वो कहते हैं कि जनाब हमने उसको निचोड़ लिया था सब कुछ उसमें से। अब उसके बाद पता ये चला है कि अगर ये ब्रह्मोस जो है ये मिसाइल भारत फायर करता है तो हमने उसके मुकाबले में कम से कम ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया हुआ है कि यूं ही वो हमारे डिफेंस सिस्टम की रेंज में आएगा ना। अगर ते आवाज से तेज चलने वाला वो मिसाइल है, लेकिन फिर भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम की यूं ही रेंज में आएगा तो उसका कंट्रोल जो है वो भारतीयों के हाथ से निकल के हमारे हाथ में आ जाएगा। मुझे तो ये भी एक साहब बता रहे थे कि ना सिर्फ हम उसको फौरी तौर पे वहां भारत के अंदर ही गिरा सकेंगे, बल्कि उसका रुख मोड़ने की पोजीशन में भी हम, यानी वो लेने तो देने पै जाएंगे अगर वो चलाओगे। और दूसरा इन्होंने अगर कोई 7 मकामात को जनाब निशाने पर रखा जाए हद बनाने का सोचा हुआ, तो उसके मुकाबले में हमने जनाब 21 मकामात जो हैं उन्होंने निशाना ला के सी बैठे हैं, यानी एक के मुकाबले 3। और नवाज शरीफ वाली पॉलिसी कि नहीं एक धमाका ज्यादा करना, ये सारी चीजें वहां भी जाहिर है। हम तो खुल्ला बता रहे हैं
वहां भी पहुंच रही है। और मोदी सरकार जो है वो जनाब परेशान है इस सूरत हाल से। जनाब ऐसे करके बैठे हैं तो उल्टा पै गया सारा कुछ जनाब, तो उन्होंने नींदा गई और पाकिस्तान जड़ा ये अखलाकी तौर पर भी ये उपर है इस टाइम। आलमी महादे जिहड़े ने, कन्वेंशन जिहड़े ने, उन्होंने की बुनियाद पर भी ये पाकिस्तान उपर है। और दूसरा जिहड़ा मैं अर्ज किया ना कि दिफाई मामला च पाकिस्तान कहते जनाब असीं खुद कफील हाँ, सानू किसी की अमली मदद की, अखलाकी मदद की लोड़ पैंदी है ना यार, अमली मदद की जरूरत ही नहीं हैगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनका दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।